हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स में सेट नंबर 2। यानी पिछली वीडियो में हमने सेट नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम सेट नंबर 2 के एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरे सामने राहुल का टॉप 10 है। आप इसको परचेज कर लीजिए जिससे आप मेरे साथ इस सेट को सॉल्व कर सकें। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एमसीक्यू को लगा रहा हूं, तो मेरे साथ बराबर से लगाइए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यदि आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देके अपनी प्रॉब्लम को मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सेट नंबर 2 है और ये देखिए मॉडल पेपर सेट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ लिखा है यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 156। 26 और 156 का लासा यानी ऐसे लिखा जाएगा LCM। 26 156 का जो लासा है वो 156 है। HCF हमें फाइंड करना है। क्या निकालना है? HCF हमें निकालना है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर पहली फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM गुणा HCF। तो यहाँ पर 26 गुणा 156 इज इक्वल टू 156 और HCF। ठीक है, अब 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, HCF आएगा 26। इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो 26 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब इसमें युग्म दे रखे हैं 14,35। ठीक है, दूसरा दे रखा है 18,25 और तीसरा दे रखा है 31,93 और चौथा दे रखा है 32,62। सह अभाज्य संख्या पूछी है कि सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछा है। बात समझ में आई? अब सह अभाज्य संख्या पहली बात होती कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जिस संख्या में कॉमन नहीं आए, कोई भी नंबर कॉमन नहीं आए, तो वो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बनेगा। जैसे ही मैं यहां पर 14 का लासा लेता हूं तो 2 सत्ते 14 होते हैं और 7 एकम 7। 35 का करता हूं तो 5 सत्ते 35 होते हैं और 7 एकम 7। यहां पे कॉमन कौन हो गया? 7 हो गया। दूसरा देखता हूं 18, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये वाला संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? ये वाली संख्या सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी के लिए ठीक है, तो बीच की दूरी क्या है? x1 बराबर 5 हो जाएगा, y1 बराबर 0, x2 बराबर -12 और y2 बराबर 0। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पोजीशन बन गई। x2 आपका -12 है और x1 आपका 5 है। ठीक है, और ये दोनों 0 है, y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब 12 और 5 कितने हो गए? -17 हो गए। तो ये कितना बनेगा? 17। ठीक है, -17 बन गए। अब माइनस में है तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? 17 आएगी। यानी इसका जो बीच की दूरी आ रही वो कितनी आ रही? 17 आ रही। यानी इसका जो मासा है
वो यानी इसकी जो बीच की दूरी है वो 17 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। ठीक है, प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। अब यहां देखो जरा, 35, 56 और 91, 35, 56 और 91 लिखा क्या है, 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो इसको आप ऐसा करो, 7 से ही कर दो, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी इसकी वैल्यू जो हो रही है 7, 5, 8 और 13, ये वैल्यू आ रही है। मैंने इसके ऑप्शन इसके आपके सामने नहीं बताए, ऑप्शन इसके हैं 36, 40। ठीक है, पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है 36, 45। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 36, 47 और फोर्थ ऑप्शन है 37, 40। ठीक है, गुणा करके आप बताना मेरे को कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। इसका ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 15 गुणजों का योगफल। ठीक है, ऑप्शन बता दे रहा हूं पहले, क्योंकि ऑप्शन से क्लियर होता है। 960 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 980, तीसरा ऑप्शन है 984 और चौथा ऑप्शन है 990। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछा जा रहा है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो 15 गुणजों का मतलब है कि 8 की टेबल को कितनी बार पढ़ना है, 15 बार पढ़ना है। तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, कितनी बार जाना है, 15 पदों तक। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो a बराबर 8 हो गया। ठीक है, d बराबर 16 माइनस 8 लिखा है, 8 हो गया, और n बराबर 15 हो गया। श्रेणी के n पदों का योगफल हम निकालेंगे। तो Sn बराबर n बट्टे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है 15 बट्टे 2, 2 गुणा 8 प्लस 15 माइनस 1, और d की वैल्यू भी 8 है। यहां से मैं 8 को कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचा 15 में से 1 गए 14 गुणा 1, 8 मैंने दोनों से कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब ये आया 15 बट्टे 2 गुणा 8 और 14 और 2 कितने हो गए, 16, 2 अट्ठे 16, 15 गुणा 64। ठीक है, अब 15 का गुणा 64 में जब हम करते हैं तो कितना आता है, 15 चौक 60 और 15 छिक्के 90 और 6 96। ऑप्शन पहला सही है, 960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल माइनस 2 है, तो p का मान ज्ञात करो। अब p का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। ठीक है, द्विघात समीकरण पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी का एक मूल माइनस 2 है, तो p का मान बताओ। तो भैया सीधी बात है, जो मूल दे रखा है वो x की वैल्यू ही है, तो x की वैल्यू आप इसमें रख दो। तो जब x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा माइनस 2 माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहां लिखा 2 दूनी 4, ये भी -4, ये आ गया 0, 4 से 4 कट गए, माइनस पी इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू कितनी आई, 0, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब देखो यहां पर एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर समझाना चाहूंगा एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है,
यहां पे लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वहां पर बाई जीरो होगा। क्या होगा? बाई जीरो होगा। तो यहां पे क्या लिखा होगा? एक्स कॉमा जीरो। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 5 कॉमा -2 और -3,2 से। अब यहां पे जरा समझो, यहां लिखा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 5 कॉमा -2, 5 कॉमा -2, दूसरा लिखा है -3,2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है सम माने बराबर, बराबर दूरी लिए, समदूरस्थ है। ठीक है, एक्स अक्ष से। अब एक्स अक्ष के बिंदु कितने हैं? एक्स कॉमा जीरो। अब इसके नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं पी, यानी इनकी दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे ए पी इक्वल टू बी पी, यानी ए पी के बीच की दूरी, ठीक है, लॉन्ग का क्वेश्चन है, शॉर्ट में दे रखा है, बीपी के बीच की दूरी। बात समझ में आई? अब यहां पे ए के कोऑर्डिनेट 5 कॉमा -2 और पी के कोऑर्डिनेट x कॉमा 0। यहां पर, ठीक है, यहां पर पी के कोऑर्डिनेट x कॉमा 0 और बी के कोऑर्डिनेट -3,2। यहां पर लिखेंगे x1 5, y1 -2। इसके लिखेंगे x2 बराबर x, y2 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा x1 बराबर 0, x1 बराबर x और y2 बराबर 0। यहां हो जाएगा x2 बराबर -3 और y2 बराबर 2। फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर भी लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 ये हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी लगाएंगे -3 माइनस x और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, दोनों में अंडर रूट आ रहा है। हम करेंगे क्या? अंडर रूट को पहले हटाएंगे और दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करते हैं, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हटेगा तो क्या आएगा? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे इस 2 को 2 स्क्वायर से हम कैंसिल आउट करते हैं। यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बची, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और ये बचेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो पॉजिटिव ही आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, 25 9 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 घटाए तो 16 आता है और 10 और 6 16 हो गया, 16 एकम 16, x की वैल्यू 1 आ गई। कितनी आई? 1 आई। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने नहीं लिखे, तो कोऑर्डिनेट आपका 1,0 बनेगा, क्योंकि ये हमारे x, 0 है, तो ये बन जाएगा x, 0 का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 1,0। ये इसका राइट आंसर है और राइट आंसर आ रहा है डी, ऑप्शन डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इसमें पूछा है मूलों की प्रकृति बताओ। क्या निकलवा रहे? मूलों की प्रकृति। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूलों की प्रकृति होती क्या है? ठीक है, किस तरीके से हमें निकालनी है मूलों की प्रकृति, इसको जरा समझो। अब सबसे पहले यहां पे लिखा क्या है? क्वेश्चन क्या है? द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू क्या लिखा है? 0 लिखा है। अब इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन है वास्तविक और समान। ठीक है, वास्तविक और समान। दूसरा है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, दूसरा है काल्पनिक। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है वास्तविक
और असमान। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, इसका नेचर क्या है। तो नेचर निकालने के लिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से इसकी हम तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो ये क्या आएगा, a बराबर 2 आएगा, b बराबर -5 आएगा और c बराबर 4 आएगा। अब यहां पर इसको नेचर को देखेंगे तो b² - 4ac रखा, -5 का वर्ग 4 × 2 × 4, तो ये हो गया 25, 4 दूनी 8 चौक 32। ठीक है, और 32 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, -7, अर्थात d < 0 हो गया। d < d की वैल्यू 0 से छोटी है, छोटी है तो कौन सा ऑप्शन होगा, काल्पनिक है। समझ में आया, काल्पनिक है। देखो अब मैं दोनों तीनों पोजीशन आपको बता दे रहा हूं। अगर ये <0 है तो काल्पनिक है, <0 हो तो वास्तविक है, और बराबर 0 है तो मूल समान है। ये तीन कंडीशन है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लो, जिससे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चल रहे हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लिखा है, यदि इनके संगत कोण बराबर है, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर है, संगत भुजा बराबर है। ठीक है, संगत कोण बराबर, संगत भुजा बराबर, दोनों। ठीक है, और कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो भैया समरूप का मतलब होता है एक समान दिखने वाला। जैसे एक ताजमहल आपका जमुना के किनारे पर है और एक ताजमहल एक शोकेस में रखा हुआ है, उस दोनों को आप ताजमहल ही बोलोगे, कुछ और दूसरा नाम नहीं दोगे, दोनों को ताजमहल बोलोगे। ठीक है, वो बड़ा ताजमहल है, छोटा तरफ ताजमहल है। अब ऐसी आकृति जो दिखने में एक समान होती है लेकिन उनके मेजरमेंट में वो अलग अलग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक है, तो समरूप कहते हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो दोनों है, संगत कोण भी कभी बराबर होते हैं, कभी संगत भुजा बराबर होती हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आकृति दे रखी है यहां पर। ठीक है, एक आकृति इन्होंने दे रखी है इस तरीके से, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, A, B, C और D। वीडियो अगर जरा भी हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अगर लाइक लगता है और आपके जैसा अगर कोई स्टूडेंट है जो वीडियो को देख रहा है, वो अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करे, जिससे उस बच्चे की भी हेल्प हो सके। मैं उन सभी बच्चों के लिए लगा रहा हूं जो बच्चे परेशान हैं, ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे भी मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई हो। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एंगल BOC, एंगल BOC कितना लिखा है, 125 डिग्री लिखा है। CDO 70 लिखा है। क्या निकलवा रहे आपसे निकलवा रहे OAB का मान, ये निकलवा रहे। ठीक है, क्या निकलवाना चाह रहे, OAB का मान निकलवा रहे आपसे। ठीक है, हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल है। ठीक, अब हमसे ये निकलवा रहे OAB का मान निकालो। इसके ऑप्शन में आपको क्लियर कर दूं, पहले 55 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 60, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 65 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 70। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक, अब ये ऑप्शन दे रखा है तो इसको करना कैसे, इसको जरा देखो। यहां पर 125 लिखा है, यहां पर 70 लिखा है। ठीक, अब ये एक सीधी रेखा है, BD एक सीधी रेखा है, तो BD एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 का। तो 180 में से 125 को निकाल दो, तो 10 में से 5 गए 5, यहां बचे 7, 7 में से 2 गए 5, यानी ये एंगल कितना बचा, 55। ठीक है, कितना आया, 55। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 70 को जोड़ो
55 को जोड़ो, कितना बना 5, 7 और 5 125 बन गया। अब 180 में से 125 को घटा दो, 180 में से, क्योंकि इस वाले एंगल में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, मैंने इन दो कोणों को जोड़ दिया, 70 और 55 जोड़ा 125 आया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जरा आपको क्लियर नहीं होगा, एंगल डी, एंगल ओ और एंगल सी बराबर कितना हो गया 180। डी वाला कितना था 70, ठीक है, और ओ वाला कितना आया 55, ठीक है, अंदर की बात कर रहा हूं, और सी वाला मुझे निकालना है, ठीक। दोनों को जोड़ा कितना बना 125, ठीक है। अब 180 में से 125 को निकाल दो तो कितना आया 55। पहला ऑप्शन राइट है, क्लियर हुआ, पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। मजा आ रहा है आपको वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर लिखते क्या है थीटा ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल 90, ठीक है। और लिखते क्या थीटा का मान बताओ, क्या बताना है थीटा का मान बताओ। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी के 60, 45, 30 और एक और है 0, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने ए बी सी डी, ठीक। हमें ये निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा क्या वैल्यू है थीटा की। चलो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों पक्षों में मैं कॉस थीटा का भाग दे रहा हूं, ठीक है। जब भाग दूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन बट्टे कॉस का होता है टेन थीटा, इसका बन। अब टेन में मान बन किसका होता है 45 का, ठीक है, टेन 45, टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आया 45, और 45 आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 15 अपॉन कॉस 75, ठीक है। अगर इसका मान होगा, पहला क्या लिखा है 1, दूसरा क्या लिखा है 2, तीसरा क्या लिखा है 1 0, तीसरा लिखा है 2 लिखा है, हाँ 2 ही लिखा है, और डी लिखा है आपका -1। अब देखो जरा इसको, ये लिखा है साइन 15, नीचे लिखा है कॉस 75, एक को बदल लो आप, चाहे ऊपर वाला बदल लो चाहे नीचे वाला बदल लो, जो आपका मन करे वो बदल लो आप, ठीक है। देखो जरा कैसे बदलेगा, 90 में से 15 घटाओ, कितने बचे 75 बचे, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे जरा, साइन 90 - 75 अपॉन कॉस 75, ठीक है। साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा क्या होता है 90 चेंज हो जाता है, किस में चेंज होता है कॉस में, और 15 को मैंने ऐसे लिख लिया, इस 15 डिग्री को मैंने ऐसे लिखा 90 - 75, 90 - 75, तो 90 चेंज होता है। अब चेंज किस में होता है साइन कॉस में चेंज होता है, तो कॉस 75 और कॉस 75 बट्टे कॉस 75 आपस में कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1, आंसर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, वैल्यू लिखी है, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 1/4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3/4 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सारा कुछ खेल इसी का है, ठीक। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों पक्षों में कॉस थीटा का भाग दे दो, तो भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा, 1 आ गया, साइन बट्टे कॉस क्या होता है 10, ये 1 हो गया। अब 10 में 1 मान किसका होता है, अभी निकाला था
टेन में 1 मान टेन 45 का होता है, थीटा बराबर 45 कर दूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाओ। ठीक है, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, यहां पे रखेंगे साइन पे पावर 4 यानी 45 प्लस कॉस पे पावर 4 45। साइन 45 का मान क्या होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, इस पर पावर कितनी हो गई 4, और कॉस 45 का मान होता है 1/2, इस पर पावर हो गई 4। अब 1/√2 लिखा है। ठीक है, 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का वर्ग 1/4, और इसका भी 1/4, तो 1/4 कितना हो गया? आधा हो गया। तो आंसर सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान होगा, ये लिखा है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा, ये पूछा रहे हैं। ठीक, अब देखो जरा ऑप्शन बता दूं जरा, क्योंकि ऑप्शन से बहुत कुछ क्लियर होता है। लिखा है sec a, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन है कोसेक ए, कुछ तो आएगा, फोर्थ ऑप्शन है कॉस ए। चलिए सॉल्यूशन करूंगा। sec a प्लस tan a और यहां लिखा है 1 माइनस साइन ए। स्टार्ट करता हूं। sec को खोलो 1/cos ए, tan को खोलो साइन बट्टे कॉस ए, ब्रैकेट बंद, यहां लिखा है 1 माइनस साइन ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब cos a का हो गया एलसीएम, ये हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए आ रहा है, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, पहला ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो क्या है? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, अब यहां पे ऑप्शन क्या आ रहा है? हाँ चलो ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर ए, तो इस जगह ही मैं लिख दे रहा हूं कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए, इससे ये कट गया, क्या आंसर आया? कॉस ए। अब कॉस ए ऑप्शन कहां पे? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 ऊंचाई दूरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, इसको मैं हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखो जरा, ये 60 है, तो आपका ये भी 60 हो गया, और ये आपका 45 है, तो ये आपका 45 हो गया। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहे हैं वो जरा देख लो। यहां लिखा है, ये यहां पे इन्होंने नाम दे रखा है ए, यहां पे दे रखा है पी, और यहां पे दे रखा है बी, और यहां पे दे रखा है क्यू, और ये दे रखा है ओ। ठीक है, एंगल दे रखे हैं 30 45, ये दे रखा है 45 30। ठीक है, तीसरा दे रखा है 45 60, चौथा दे रखा है कोई नहीं। ठीक, अब यहां क्या निकालना है वो जरा समझो। लिखा है बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, बिंदु ओ का बिंदु ए और पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी? तो भैया अवनमन कोणों की जो माप होगी, एक होगी 60, देखो 60 की तरफ देखते हैं अगर, ठीक है 60 की तरफ देखते हैं तो ये पूरा 60 कवर कर रहा है यहां तक, ठीक, और यहां से यहां तक ये 45 कवर कर रहा है। ठीक, अब 60 वाले को अगर हम पहले 60 वाले को देखते हैं तो यहां से जो एंगल तैयार हो रहा है, यहां से तो 45 हो गया, यहां से 45 हो गया, अब ये पूरा 45 होगा, अब कितना रह गया? ठीक, अगर ये पूरा 60 है, अगर ये 60 आप कैलकुलेट करते हो तो पहला 45 हो जाएगा और 45 में 15 निकाल दो आप, तो ये जो बचेगा वो 30 बचेगा, यानी ये एक 45 होगा और दूसरा कितना होगा
30 होगा। ठीक, ये एंगल दो बनेंगे, एक 45 बनेगा पहला वाला, ठीक है, पहला 45 बन जाएगा, फिर कितना बनेगा 30 रह जाएगा, 30। ठीक, क्योंकि 45 में 15 ज्यादा है, ज्यादा एंगल बड़ा थोड़ी है, इससे ज्यादा थोड़ी है। अब अगर हम 60 को अगर हम 15 और जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। 75 तो है ही नहीं, कितना है 60 और 45 है, तो पहला 45 है। ठीक है, अब 45 में 15 जब घटाओगे तो नीचे कितना रह जाएगा 30 रह जाएगा। बस 45 और 30 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 16 क्वेश्चन है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90। एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, कोण सी कितना दे रखा है 90 दे रखा है। ठीक है, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो ऑप्शन इन्होंने ऑप्शन कह रहा हूं, इसका मान पूछा है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान पूछा है। वैसे ही एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला किसका है, sin a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां पर tan a लिखा है 1/√3, तो tan 1/√3 tan मान का होता है, tan में 1/√3 tan 30 का मान होता है, यानी tan 30, tan से tan कट गया, a की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री आ गई। ठीक है, a का मान 30। अच्छा, अब कोण, अब एक त्रिभुज बनाते हैं हम थोड़ा सा। कोण c कितना है, ये a आप 30 रख लो। ठीक है, अब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। अब 90 और 30 120, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो ये कितना हो गया 60। तो यानी b वाला कोण 60 का और ये 30, इसमें रख दो, a 30 है और ये 60 है, कितना हो गया 60 और 30 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसका ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, मिला लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है एक घड़ी के मिनट की सुई है 8 सेंटीमीटर लंबी है। मैं एक घड़ी बना रहा हूं आपके सामने, 12, 3, 6 और 9। ठीक है, घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक मिनट में मिनट की सुई, अब एक मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, एक पूरा चक्कर जब लगाती है जब 60 मिनट पूरे होते हैं, तो वो कहती है एक मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर लगा लेगी 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फॉर्मूला वैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² थीटा बटे 360, लेकिन यहां पर 360 कवर नहीं कर रहा, यहां पे क्या कर रहा है πr² बट्टे 60 आपका आएगा, πr² बट्टे 60। क्वेश्चन नंबर है 17, πr² बट्टे 60। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लिखा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा है आधा सेंटीमीटर व्यास, व्यास है आधा सेंटीमीटर, कितना है आधा सेंटीमीटर। ठीक है, आधा सेंटीमीटर व्यास है। ठीक, व्यास आधा सेंटीमीटर। ठीक, तो इस त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। मैं इसका पहले ऑप्शन आपको बता दूं, इसका ऑप्शन आ रहा है π/8, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 3/16 पाई। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है π/16। ठीक है, सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में है। चौथा ऑप्शन है 3/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारे सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। ठीक है, अरे वाह, π/8 3/16 पाई, π/16 और 3/32 पाई। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा है। अब पूछा क्या है,
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3πr²। फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे भाई, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं बनेगा। 1/4 का वर्ग कर दो, तो 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16। आंसर क्या आ रहा है? 3π/16। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो भैया ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, पहले भी आया था, इस बार भी आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुलक से लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक के मान। माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है? 26.1। ठीक है, माध्यक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25.8। ठीक है, और बहुलक का मान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बहुलक का मान पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यक गुणा 2 माध्य। माध्यक है 25.8 माइनस 2 गुणा 26.1। अब 3 अट्ठे 24 की 0 हासिल लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। एक अंक बाद दशमलव, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। 52.2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 1 5। 77.4 में से 52.2 घटा दो। 4 में से 2 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 5 गए 2। 25.2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 25.2 सी आंसर है इसमें ऑप्शन में, आप देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ रहे हैं, यानी सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। तो माप में लिखा है बारंबारता है, माध्य है, माध्यक है। क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। पहला ऑप्शन है बारंबारता, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है माध्य, तीसरा ऑप्शन है माध्यक और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। ठीक है, अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ओनली माध्य होती है। ठीक है, याद रखना इसकी जो मेजरमेंट है वो मीन होती है, ना बारंबारता होती है ना माध्यक होती है। ठीक, माध्य होती है। ठीक, आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूं, बराबर आपके 20 अनसॉल्व 20 सेट पेपर हैं राहुल के टॉप 10 में, तो इसको आप जरूर तैयार करो। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर तैयार करवा दूंगा, इसकी आप अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया तरीके से इसको परचेज कर लीजिए और मेरे साथ विद क्वेश्चन लगाइए। और आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपका फुल सपोर्ट करने को तैयार हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अपना नाम लिखें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।